नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करने की चीन की आदत से पूरी दुनिया परेशान है। जब मन किया कोई मैप निकाला और थोप दिया दुनिया के माथे पर। ये चीन की फितरत है। वो ऐसे हथकंडे अपनाकर सिर्फ पड़ोसियों की बेचैनी बढ़ाता है। ऐसे में भारत समेत बाकी देशों को चाहिए कि वो भी एग्रेसिव होकर चीन को इसका जवाब दें। और सिर्फ जवाब नहीं, पहले से ऐसी जमीन तैयार करे जिसमें चीन घिर जाए। और इसके लिए तिब्बत से बेहतर कोई और उपाय हो नहीं सकता। तिब्बत के जरिए चीन की दवाई करने का मन तो अब खुद तिब्बत ने बना लिया। इंतजार बस ऐलान का है, वो ऐलान जिसमें अगले दलाई लामा का जिक्र हो। ये इंतजार चीन के लिए सबसे बड़ा तनाव ला सकता है। चीन को डर है कि तिब्बत के अगले दलाई लामा के नाम का ऐलान जल्द हो सकता है। इससे भी बड़ा डर ये कि कहीं इस नाम की घोषणा बिना चीन की मर्जी से भारत से न हो जाए, जिसे लेकर चीन कई बार चेतावनी दे चुका है। दलाई लामा पहले ही कह चुके हैं कि उनका उत्तराधिकारी चीन के बाहर पैदा होगा और उन्होंने अपने अनुयायियों से बीजिंग द्वारा चुने गए किसी भी व्यक्ति को अस्वीकार करने का आग्रह किया है। दरअसल तिब्बती बौद्ध मानते हैं कि प्रबुद्ध भिक्षु अपनी आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पुनर्जन्म लेते हैं। 14वें दलाई लामा 90 वर्ष के हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो इस समय वरिष्ठ भिक्षुकों और अन्य लोगों से सलाह लेंगे ताकि संभावित सुराग साझा किए जा सके उनकी मृत्यु के बाद कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, लड़का या लड़की, कहाँ मिल सकते हैं ये उत्तराधिकारी, इस पर भी चिंतन होगा। उन्होंने पहले कहा था कि संभवतः उनका पुनर्जन्म भारत में हो सकता है, जहां वे उत्तरी हिमालय शहर धर्मशाला के पास निर्वासन में रहते हैं। जब वो 2 साल के थे तब उन्हें अपने पिछले दलाई लामा के पुनर्जन्म के रूप में पहचाना गया था। इससे पहले जब इस तरह की खबरें सामने आई तब चीन ऐसे किसी भी ऐलान के लिए खुली धमकी देता आया है। तिब्बत को लेकर भारत में चीनी दूतावास ने इससे पहले एक्स पर बयान जारी कर धमकाते हुए कहा था, जो लोग दलाई लामा के पुनर्जन्म में रुचि रखते हैं, मैं उन्हें ये स्पष्ट कर दूं, तिब्बती बौद्ध धर्म में विरासत की एक अनूठी संस्था के रूप में जीवित बौद्धों का पुनर्जन्म अनुष्ठानों और परंपराओं की एक निश्चित श्रृंखला के साथ आता है। चीनी सरकार धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता की नीति को लागू करती है। पुनर्जन्म प्रणाली को धार्मिक मामलों पर विनियमन और जीवित बौद्धों के पुनर्जन्म के प्रबंधन पर उपायों जैसे कानूनी साधनों द्वारा सम्मानित और संरक्षित किया जाता है। दलाई लामा के पुनर्जन्म की संस्था कई 100 वर्षों से अस्तित्व में है। 14वें दलाई लामा को धार्मिक अनुष्ठानों, ऐतिहासिक परंपराओं के बाद पाया और मान्यता दी गई थी और उनके उत्तराधिकारी को तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसलिए दलाई लामा सहित जीवित बुद्धों के पुनर्जन्म को चीनी कानूनों और नियमों का पालन करना चाहिए और धार्मिक अनुष्ठानों और ऐतिहासिक परंपराओं का पालन करना चाहिए। चीन को इस समय तिब्बत ने भयंकर सिरदर्द दे दिया है। मुसीबत तब और बढ़ गई जब चीन तिब्बत के विवाद में भारत और अमेरिका की एंट्री हुई। दरअसल अमेरिका ने चीन को घेरना शुरू कर दिया है। ताइवान के बाद बारी तिब्बत की है। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल पहले भारत पहुंचा और फिर तिब्बत की आजादी को लेकर एक बड़ी कोशिश और तेज हो गई। ताइवान के बाद नैन्सी पेलोसी दलाई लामा से मिलने भारत आई थी। सिर्फ इतना नहीं, अमेरिकी संसद में तिब्बत को लेकर पास हुआ बिल भी चीन को टेंशन दे रहा है। दरअसल अमेरिकी संसद में तिब्बत को लेकर एक बिल पास किया गया था। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ये बिल पिछले साल 12 जून को पास हुआ। बिल के समर्थन में 391 और विरोध में 26 वोट पड़े थे। इसके बाद ये सीनेट से भी पास हुआ। इस बिल का मकसद तिब्बत के विवाद को सुलझाना था। बिल में तिब्बत की स्थिति और विवाद की शांतिपूर्ण समाधान की बात कही गई। इसके साथ ही चीन से तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से बातचीत फिर से शुरू करने के लिए भी कहा गया। लेकिन अब इस बिल में क्या था ये समझिए। इसमें रिजॉल्व तिब्बत की बात कही गई। रिजॉल्व तिब्बत एक्ट नाम का ये बिल तिब्बत पर चीनी कब्जे को नकारता है। बिल कहता है कि अमेरिका तिब्बत के साथ खड़ा है और चीन के साथ चल रहे उसके विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में मदद करेगा। इस बिल के मुताबिक अमेरिका, चीन और दलाई लामा के बीच बिना शर्त के समझौता कराने की कोशिश होगी। इसके अलावा ये बिल चीन की सरकार की तरफ से तिब्बत को लेकर किए जा रहे झूठे प्रचार को भी खारिज करता है। बिल में चीनी सरकार के दुष्प्रचार के खिलाफ लड़ने के लिए फंडिंग का प्रावधान भी रखा गया है। इससे उलट चीन दावा करता है कि सदियों से तिब्बत उसका हिस्सा रहा है।
हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से तिब्बत की निर्वासित सरकार चलती है। चीन ने पिछले साल अप्रैल में कहा था कि वो सिर्फ दलाई लामा के प्रतिनिधियों से बात करेगा, न कि निर्वासित सरकार के अधिकारियों से। चीन साफ कर चुका है कि वो दलाई लामा की ओर से तिब्बत की स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता की मांग पर बातचीत नहीं करेगा, जबकि दलाई लामा का कहना है कि वो सिर्फ तिब्बत की राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं चाहते, बल्कि सभी तिब्बती क्षेत्रों की आजादी चाहते हैं, जिनमें गांसू, किंगघई, सिंचुआन और यूनान प्रांत भी शामिल हैं, जिस पर चीन ने कब्जा कर रखा है। तिब्बत का इतिहास काफी उथल-पुथल भरा रहा है। तिब्बत पर कभी मंगोलों ने तो कभी चीन के चिंग राजवंश ने शासन किया। 1950 से तिब्बत पर चीन का कब्जा है। चीन दावा करता है कि 13वीं सदी से तिब्बत उसका हिस्सा रहा, जबकि तिब्बतियों का कहना है कि तिब्बत सदियों तक स्वतंत्र रहा है, उस पर चीन का कभी नियंत्रण नहीं रहा। ऐसा माना जा रहा है कि तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च धार्मिक गुरु 14वें दलाई लामा अपने आगामी 90वें जन्म दिवस के मौके पर अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर सकते हैं, और ये ऐतिहासिक घोषणा वो भारत से करेंगे, हिमाचल प्रदेश स्थित धर्मशाला से। 2 जुलाई से शुरू होने वाले कार्यक्रम में इसका आगाज होगा। यह आयोजन दलाई लामा के जीवन और शिक्षाओं को समर्पित एक वैश्विक कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें 100 से ज्यादा तिब्बती धर्मगुरु, विद्वान, विश्व नेता और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां शामिल होंगी। इस सम्मेलन में दलाई लामा द्वारा अगली पीढ़ी के नेतृत्व को लेकर कोई स्पष्ट संकेत देने की संभावना भी है। उन्होंने अपनी हालिया पुस्तक वॉइस ऑफ द वॉइसलेस में यह स्पष्ट किया है कि उनका उत्तराधिकारी चीन के नियंत्रण वाले किसी भूभाग में नहीं, बल्कि मुक्त दुनिया में जन्म लेगा। यह कथन सीधे तौर पर चीन की उस नीति को चुनौती देती है जिसमें वो दावा करता है कि केवल बीजिंग ही अगले दलाई लामा को मान्यता देगा। चीन की ओर से पहले भी ये कहा जा चुका है कि उत्तराधिकारी की पहचान गोल्डन अर्न नामक एक पारंपरिक चीनी पद्धति के द्वारा ही की जाएगी। चीन की ऐसी कोशिश को तिब्बती निर्वासन सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय धार्मिक आजादी में हस्तक्षेप मानती है। दलाई लामा ने 2011 में अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी निर्वाचित तिब्बती नेतृत्व को सौंप दिया था, और तभी से वो केवल धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों पर केंद्रित हैं। हालांकि दलाई लामा ने कई बार ये संकेत दिए कि अगला दलाई लामा एक महिला भी हो सकती है, या फिर चुनाव के जरिए भी उसे चुना जा सकता है। उन्होंने कहा कि समय के साथ परंपराओं में भी आधुनिकता का समावेश होना चाहिए, जिससे तिब्बती धर्म और संस्कृति वैश्विक संदर्भ में प्रासंगिकता आए। एक महत्वपूर्ण चिंता ये भी है कि अगर चीन ने अपने तरीके से एक सरकारी दलाई लामा नियुक्त किया और निर्वासन सरकार ने धर्मशाला या किसी और देश में दूसरा दलाई लामा घोषित किया, तो विश्व में 2 अलग अलग दलाई लामा होने की स्थिति बन सकती है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं कि दलाई लामा आगामी सम्मेलन में किसी विशेष व्यक्ति को उत्तराधिकारी के रूप में घोषित करेंगे या केवल इस प्रक्रिया के सिद्धांतों और जगह के बारे में संकेत देंगे, लेकिन ये तय है कि उनकी किसी भी घोषणा को वैश्विक महत्व मिलेगा। चीन, भारत, अमेरिका समेत पूरी दुनिया अब इसी सम्मेलन पर नजर टिकाकर बैठ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी भूमिका तिब्बत, चीन और भारत की रहने वाली है। क्योंकि तिब्बत के लिए दलाई लामा की घोषणा होनी है बिना चीन की मर्जी से, और संकेत तो सीधे सीधे ये हैं कि अगला उत्तराधिकारी भारत से चुना जा सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।